Now, so I hope everything is like audible and visible, right? PPT is visible. So now coming on to the history. History basically means the story that the patient has to tell, right? What are their complaints? What are they suffering from? So patients can have many complaints, right? So what are the complaints which specifically points towards a respiratory illness? कब हम respiratory examination करेंगे, right? तो उसके लिए कोई symptoms patient लेके आएगा, right? So the symptoms are, first there is cough, that is your khasi. It can be dry or productive. Productive as in sputum, जो हम बलगम बोलते हैं, that is your sputum production. So cough can be dry or productive. Besides that, there is expectoration. Expectoration is basically your sputum production. Okay. And then hemoptysis. Hemoptysis, hemo is your blood. Okay. So hemoptysis is your blood in the sputum. So there is cough, and this cough can be dry or it can be productive. And productive as in sputum, right? जो बलगम की हम बात करते हैं. And अगर इस बलगम में there is blood, so that is your hemoptysis. After that, the fourth complaint that the person can have is your dyspnea. So what is this dyspnea? Dyspnea is basically breathlessness. कब, राइट? यूजुअली अब ये देखो, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसके बाद यू फील ब्रेथलेस, तुम्हें हाफने लग जाते हो, सांस जोर जोर से लेने लग जाते हो, राइट? बट दैट्स नॉट डिस्निया, बिकॉज आपने एक फिजिकल एक्टिविटी की एंड उसके बाद यू फेल्ट this breathless. Dyspnea is the breathlessness which is out of proportion to the level of physical activity. एज एन आप बैठे बैठे ब्रेथलेस फील कर रहे हो, या फिर आप नॉर्मली 3 फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स आराम से चढ़ लेते थे, बट कुछ टाइम के बाद से लाइक रिसेंटली आप ऐसे फील करते हो कि आप 1 फ्लोर स्टेयर्स चढ़ने के बाद ही हाफने लग गए. सो दैट इज योर डिस्निया. ठीक है. So dyspnea is your breathlessness which is out of proportion to the level of physical activity. And then there can be complaint of wheezing, right? So what is this wheezing? Normally what is happening, अभी आप अपने रूम में बैठे हो, आप सांस ले रहे हो, right? अब आप जो ये सांस ले रहे हो उसमें कहीं भी आवाज नहीं आ रही है आपको, right? आराम से सांस ले रहे हो, आराम से छोड़ रहे हो. इनफैक्ट यू कांट इवन फील कि आप रेस्पिरेशन का मूवमेंट, राइट? So wheezing is when there is any sound during breathing. Usually musical सा sound होता है, like whistling सा sound होता है, character जैसा होता है. That is that audible sound during respiration or during breathing. That is your wheezing. So that is an abnormality. And then finally the person can complain of any chest pain. ठीक है. So these are the main symptoms which अगर किसी को ऐसे symptoms हो गए then you will be like कि obviously तुम सारी systems examine करते हो but respiratory system थोड़ा और अच्छे से examine करोगे. ठीक है. So history is basically there are many components of it. सबसे पहले you ask the symptoms, फिर symptoms को describe करते हो, उसके बाद उसकी पास्ट हिस्ट्री पूछते हो कि कभी पहले ऐसा तो नहीं हुआ था. फिर फैमिली में किसी किसी को क्या क्या दिक्कत है, किसी डिजीजेस के बारे में, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन, उस सब के बारे में पूछते हैं. फिर ऑक्यूपेशन के बारे में भी पूछते हैं, एज इन आप क्या काम करते हो. तो रेस्पिरेटरी केसेस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक फैमिली हिस्ट्री, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस इज समथिंग जो कि इंडिया में बहुत लोगों को है, राइट? इनफैक्ट ट्यूबरकल बेसिलाई आपके लंग्स में भी होगा, बट जस्ट बिकॉज योर इम्यूनिटी इज स्ट्रॉन्ग तो इट इज इन एक्टिंग अभी. ठीक है. सो फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, और फिर ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री की क्या काम करते हैं, फार्मर है कुछ है, तो वो भी इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज उन लोगों में और रेस्पिरेटरी इलनेसेस होती है. एंड देन हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस अब्यूज लाइक स्मोकिंग. ठीक है. स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, गुटखा या टोबैको कंजम्पशन, ये सब पूछना जरूरी होता है. एंड हिस्ट्री ऑफ एनी एलर्जी एज एन एलर्जिक राइनाइटिस, जो साइनोसाइटिस, इस सब का भी हिस्ट्री लेते हैं. ठीक है. सो ये दिस इज द हिस्ट्री पार्ट. ये सिम्टम्स होते हैं एंड उसके बिसाइड वी हैव टू टेक फॉलोइंग हिस्ट्रीज, दैट इज योर फैमिली, ऑक्यूपेशनल, सब्सटेंस अब्यूज और एलर्जी की हिस्ट्री. नाउ मूविंग ऑन फ्रॉम दैट. नाउ first of all, this is your chest, right?
So you should know कि what are the areas जहाँ पे हम examine करते हैं. All of your examination it is based on these areas जिसको आप दोनों side compare करते हो. So first of all this is your clavicle. Above that you have supraclavicular region, and below the clavicle you have your infraclavicular region, और this is till T4, sorry, fourth rib. And फिर उसके नीचे we have your memory region, that is from 4th to 6th rib, and below the 6th rib we have inframemory region. Above the clavicle we have supraclavicular clavicular region, below that we have infraclavicular region, from that is till 4th rib, and from 4th to 6th rib we have mammary region, and below the 6th rib we have inframemory region, that is in the anterior of the chest. Posterior chest wall mein we have suprascapular region, that is above the level of your spine of scapula. Okay, that is your suprascapular region. Usually it corresponds to your T3 level, right? फिर उसके बाद T3 to ये angle of scapula, that is your T7. We have interscapular region, that is your between the two blades of shoulder blades, right? And below that we have your infrascapular region. तो आगे चार पीछे तीन, ठीक है. And side में तुम्हारा axillary region होगा. This is laterally, this is anteriorly, this is posteriorly, and laterally we have two regions. Above the level of your sixth rib we have your axillary region, and below the sixth rib we have your infraaxillary region. ठीक है, ये axilla है, right? तो यहाँ पे till the sixth rib we have your axillary region, and below the sixth rib we have your infraaxillary region. ऐसे करते करते we have your total 9 areas, right? आगे 4, पीछे ये, and फिर दो साइड में. These are the different areas of chest, and जब हम जैसे जैसे हम proceed करेंगे वैसे वैसे इन areas पे finding करना है. Now, what are the steps in which the examination has to be performed? ठीक है. So first of all, जो कि मेन इम्पोर्टेंट हर चीज के लिए होता है, यू हैव टू स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ द पेशेंट. ठीक है. एंड and you have to explain the procedure to the subject, obviously, and take an informed consent. Consent is basically रजामंदी. ठीक है, रजामंदी. अब आप किसी को पे एग्जामिनेशन करने वाले हो, तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू टच दैट पेशेंट. तुम स्टेथोस्कोप लगाओगे, तुम पर्कस करोगे, तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू एक्सप्लेन दैट पेशेंट ना कि हम तुम पे ये सब करने जा रहे हैं, तो आप अपनी सहमति देते हैं कि नहीं. तो दैट इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट. यूजुअली हमेशा एग्जामिनेशन से पहले मेक श्योर कि यू स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ द पेशेंट. एंड ऑब्वियसली अगर आप राइट हैंडेड हो तब, अगर इफ यू आर लेफ्ट हैंडेड पर्सन यू विल हैव टू स्टैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेशेंट. After that, you explain the procedure to the subject, and then you take the consent कि आपको कोई problem तो नहीं है basically. That is your consent. Now, after that, you make the subject sit comfortably on the chair with complete exposure of the chest region up to the umbilicus. You have to expose the patient in a good illuminated room. After that, उसके बाद क्या होता है, you have general physical examination जो आपका पहले cover हुआ था. इसमें general physical examination में it is you have to specially look for your pallor, cyanosis, clubbing, and lymphadenopathy. And after this general physical examination, you move on to your systemic examination. ठीक है. And this systemic examination, it is done under 4 headings. जैसे हर किसी के लिए होता है, there is inspection, there is palpation, percussion, and auscultation. So in inspection, what we do is we basically inspect, we look. So अगर supposing this is a person in front of you, right? This is his thorax or chest wall. So what can you look in this? ठीक है. First of all, if this is a person, you'll have to see the shape and the symmetry of the chest. ठीक है, कि क्या shape है, symmetry as in एक साइड जैसा है, दूसरे साइड भी वैसा है कि नहीं, right? उसके बाद what we can see is usually a person will be breathing, right? तो respiratory movements देख सकते हैं, right? This chest will be moving normally. अभी आप किसी को ऐसे एग्जामिन करना, don't let them know, just examine. कोई अगर बैठा हो, अगर आपके पापा या मम्मी कुछ काम कर रहे हैं, just try and examine ऊपर से. जब वो breathe करते हैं तो there is slight movement, right? तो we see that respiratory movement. Beside that, what we can do is, यहाँ पे there is trachea also, right? So we can try to inspect for the position of trachea.
बेसिकली हमें मीडियास्टिनम का जानना है। उसके सिवा व्हाट वी कैन इंस्पेक्ट इज कि जो ये स्किन है इसमें कहीं पे कोई स्कार तो नहीं है। एपिकल इम्पल्स अगर दिख रही है तो ओके, बट उसके सिवा कहीं और कहीं पे पल्सेशन तो नहीं दिख रही है। उसके सिवा व्हाट वी कैन सी इज कि कहीं पे कहीं इनगॉर्ज्ड वेन्स तो नहीं है, राइट। वी हैव योर सुपीरियर वेना कावा एंड वी हैव योर इंफीरियर वेना कावा यहाँ से, राइट। अगर वहां पे कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा उनके फ्लो में तो व्हाट विल हैपन इज कि उस साइड की वेन कंजेस्ट हो जाएंगी, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वी लुक फॉर। सो दीज आर द पॉइंट्स इन इंस्पेक्शन। We basically look for the shape and symmetry of the chest. Okay, the shape and the symmetry of the chest. We look for the respiratory movements, and respiratory movements are basically described under the following headings. You tell about you inspect the rate, respiratory rate, the depth of respiration, whether it is shallow or deep, the rhythm, the type of respiration, and the symmetry of chest expansion की दोनों साइड से बराबर expand कर रहा है कि नहीं. Then we look for the mediastinum, right? Inspect the mediastinum, and in mediastinum we try to look for the position of trachea and the apical impulse. And after that is the miscellaneous other miscellaneous points, that is the skin over the chest wall is basically examined for any engorged veins, that is your superior vena cava, inferior vena cava. अगर कोई वेन के फ्लो में, राइट, वो अपना राइट एट्रियम में फ्लो कर रहा है, राइट, वहां कहीं भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन होती है इस फ्लो में तो क्या होगा, ब्लड नीचे से ऊपर आ रहा है बट वो वेन्स होंगी, दे विल डायलेट एंड दे विल बिकम मोर विजिबल. यूजुअली तो विजिबल नहीं है ना. सो दैट इज योर, दीज आर योर engorged veins. And then we look for any pulsations besides apical impulse. Whether we can make out कि हाँ कहीं पे कोई pulsation दिख रही है कि नहीं, और कोई scar mark as in previous उसकी कोई surgery हुई हो तो उसका कोई scar mark तो नहीं है, ठीक है. So these are the points of inspection. Basically there are 4. Now elaborating on it, now when we talk about the shape and the symmetry of the chest, normally your chest is bilaterally symmetrical, दोनों एक जैसा है, and elliptical in cross section. अगर हम नॉर्मल रेशियो की बात करें ऑफ द ट्रांसफर्स टू द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, दैट इज योर हचिंसंस इंडेक्स, इट इज 7:5. अगर आप ये डायग्राम देखोगे, ठीक है, दिस इज योर नॉर्मल चेस्ट. नॉर्मल चेस्ट चौड़ाई में ज्यादा है, दैट इज योर ट्रांसफर्स डायमीटर जो है इट इज मोर एज कंपेयर टू योर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, राइट. सो दिस इज नॉर्मल, दैट इज योर इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन, राइट. बट बैरल चेस्ट करके कंडीशन है. इसमें क्या होगा, अगर आप ये डायग्राम देखो, द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर हैज इंक्रीज्ड, राइट, एंड इट बिकम्स इक्वल टू योर ट्रांसवर्स डायमीटर. तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे यू कैन मेक आउट कि एपी इतना नहीं है, राइट, ट्रांसवर्स ज्यादा है, बट इसमें द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर हैज इंक्रीज्ड. सो दिस इज नोन एज बैरल चेस्ट, राइट, बैरल जैसा, ठीक है. एंड दिस इज यूजुअली सीन इन एम्फाइसीमा. emphysema करके there's a condition, basically it is a type of your chronic obstructive pulmonary disorder. उसमें क्या होता है, आपके besides your terminal sorry distal to your terminal bronchioles, that is your respiratory bronchioles, और वहाँ पे क्या होती है, एयरवेज जो होते हैं they get dilated, ब्लेब्स से बन जाते हैं. तो अब जब वो डायलेट होता है तो what happens is, आप इंस्पायर कर रहे हो, एयर आ रही है, एक्सपायर में इतना नहीं जा पा रहा है, तो लंग्स आर हाइपर इन्फ्लेटेड, ठीक है. एंड हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स है, स्टर्नम भी आर्च कर जाएगा, तो दैट लीड्स टू योर बैरल चेस्ट. इस वजह से एपी डायमीटर भी बढ़ जाता है. Now, after that, we also have these deformities. They are known as pectus carinatum and pectus excavatum. अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है. So what has happened is, this is also known as pigeon chest. ठीक है, पिजन का चेस्ट देखा है, वैसा होता है. दैट इज कि उसमें जो होता है स्टर्नम जो होता है वो आर्च्ड होता है, राइट, फॉरवर्ड प्रोट्रूजन होता है. So in pectus carinatum or pigeon chest, what happens is these sternum and the costal cartilages, they are उनका फॉरवर्ड प्रोट्रूजन हो जाता है. And then we have this pectus excavatum. This is also known as funnel chest, ठीक है. और कॉबलर्स चेस्ट. इसमें क्या होता है, नॉर्मली लोअर एंड ऑफ स्टर्नम में थोड़ी हॉलोनेस होती है, राइट,
But pectus excavatum में what happens is there is exaggeration of this normal hollowness. इसमें sternum आगे की तरफ है, इसमें ये अंदर की तरफ है, ठीक है. So this is pectus excavatum and this carinatum या excavatum, ये दोनों they can occur in the condition of rickets. Rickets is your vitamin D deficiency. उसकी वजह से we have these skeletal abnormalities, ठीक है, rickets में RICKET, that is your vitamin D deficiency in children. तो उसकी वजह से we can have these skeletal deformities जिसमें या तो sternum can protrude forward, that is your pectus carinatum, और जो normal hollowness था lower end of sternum में वो और depress हो गया, that is your pectus excavatum. Now besides that, we also look for the spine, right? There can be these spine deformities. There is kyphosis. This is the kyphosis. इसमें क्या होता है? There is forward bending of the vertebral column, ठीक है? And then there can be scoliosis, जिसमें ये देख लो, there is a lateral bending of the vertebral column. So what happens because of these kyphosis and scoliosis? What can result is they can lead to asymmetry of chest, right? Normally chest is pure bilaterally symmetrical, but these spine deformities, they can make the chest asymmetrical, and besides that they can also affect the ventilatory capacity of the lungs, right? जितना normally capacity रहती है उसको थोड़ा restrict कर देता है. It kind of helps in your restrictive lung disease के pathology के causes में भी आ जाता है, these kyphosis and scoliosis. Basically remember these spine deformities, kyphosis and scoliosis. Kyphosis is the forward bending of the vertebral column, scoliosis is the lateral bending of the vertebral column. Both of these lead to the asymmetry of the chest, right? Now moving on to the second point, in inspection. This is the inspection. We have respiratory movements. In this, first of all, the respiratory rate. There are 5 headings under it. So if you look in this diagram, you can see, first of all, that the person is feeling the pulse, right? But his eyes is towards the chest of the patient. So basically, when you count the respiratory rate, first of all, it has to be counted for the whole 1 minute, and it has to be counted in a very secretive manner. Secretive manner because, see, normally you can't, respiration or breathing is occurring you're unconsciously, but agar aap conscious ho jao, right? So it can affect the rate, right? And it can also affect the pattern or rhythm. So that's why it is important कि आप काइंड ऑफ पेशेंट को ये फील कराओ कि आप पल्स देख रहे हो, ताकि ही इज कंफर्टेबल एंड नॉट कॉन्शियस while you are looking at the respiratory rate and the type of breathing and the depth of breathing and the rhythm, ठीक है. So normal rate of respiration is your 12 to 16 breaths per minute, and the ratio of your respiratory rate to the pulse rate is 1:4, ठीक है. Because your pulse rate is around your, वैसे तो it is 60 to 100 का range, 60 to 90 का range, but it is around your 72, right? So ratio is 1:4 of the respiratory rate to pulse rate. Now coming on to the depth of respiration, you just have to make sure कि whether ऐसा तो नहीं है कि बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं या फिर बहुत हल्की हल्की, like these are shallow breathing or it can be deep, ठीक है, that is your depth. And next is the rhythm. Normally जो होता है respiration is your regular, right? Regular rhythm. There is inspiration and expiration. Inspire करते हैं, expire करते हैं. But it can be irregular in some conditions. Irregularity as in कि कभी there is hyperapnea की depth बढ़ जा रहा है inspiration का, and then there is cessation apnea. That can also happen. These are your irregular rhythms. So what can be the causes of the irregular rhythm? Basically, first of all, if during any brain damage, right? If you remember, अगर आपको neural regulation theory का याद हो, तो we have your brain stems where we have centers for regulation, right? We have apneustic and we have pneumotaxic centers. So if any there is any injury in the brain, right? Brain damage हो रखा है, so these respiratory symptoms will be affected, right? So these can result in the irregularity of the rhythm. So rhythm can be irregular if there is any brain damage or after voluntary hyperventilation. Hyperventilation is
लंबी लंबी जल्दी जल्दी सांसें ले रहे हैं, राइट? तो उसके बाद भी देर कैन बी इरेगुलर रिदम, राइट? और आफ्टर बिसाइड दैट अगर किसी को लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है, उसकी वजह से भी देर कैन बी रिदम कैन बी इरेगुलर. Now coming on to the next point, that is the type of respiration. Normally जो respiration females में दिखती है and children में दिखती है, that is your thoraco-abdominal respiration. So what does this term mean? While males में it is abdominothoracic. So thoraco-abdominal breathing means basically कि when the person is breathing, तो thorax और abdomen दोनों move कर रहा है, but the thoracic movements, they are more prominent than your abdominal movements. While in abdominothoracic, what happens is the abdomen and thorax both are moving during respiration, but जो abdominal movements होती है वो ज़्यादा predominant होती है as compared to your thoracic movements. तो that is thoracoabdominal, जिसमें तुम्हारा thoracic movements are more prominent than the एब्डोमिनल मूवमेंट्स, ये दिखता है फीमेल्स में. while abdominothoracic, जिसमें तुम्हारा abdominal movements are more prominent than the thoracic movements, are seen in males. Now final point in respiratory movements is your symmetry of chest expansion. That is, you just have to inspect, right? You have to look, you can't touch the patient abhi. So just by looking you have to make sure, just try to make sure कि दोनों साइड इक्वली मूव कर रहे हैं कि नहीं, साथ साथ में मूव कर रहे हैं कि नहीं, एक साइड पे एक्सपैंड हो रहा है, दूसरे साइड में एक्सपैंड हो रहा है कि नहीं. दिस इज व्हाट यू मेक आउट. एंड अगर दोनों साइड में लग रहा है कि इक्वली मूव हो रहा है, सब है, तो यू कैन से दैट द चेस्ट, the symmetry of this chest expansion, both sides are your equally symmetric, are moving equally symmetrically and simultaneously. Now on the inspection of your trachea, see this is the normal image. Normally on inspection, just by looking we can't exactly point out the position of the trachea, ठीक है? Normally we can make out कि हाँ ठीक है, क्या पता central हो सकता है, but we can't be sure. But we have to look for a sign that is known as trail sign. These are your sternocleidomastoids, right? इसका ये clavicular head है. So you have to compare the clavicular head of sternocleidomastoids on both the sides. ठीक है? अगर किसी एक साइड पे प्रोमिनेंट है, जैसे कि इस साइड पे, सी यहाँ पे दोनों साइड एक जैसे दिख रहे हैं, राइट? क्लैविकुलर हेड्स ऑफ sternocleidomastoid इस साइड में, this side is more predominant as compared to this side, right? So this is known as trail sign. That is your undue prominence of the clavicular head of sternocleidomastoid on the side to which trachea is deviated. ठीक है? ये शायद आपके मैनुअल में ये पॉइंट नहीं है ट्रेल साइन का, तो जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी, ठीक है? So trail sign is the undue prominence of the clavicular head of sternocleidomastoid on the side to which trachea is deviated. Basically, trachea के आगे we have this pretracheal fascia, right? Pretracheal fascia होता है. तो दिस प्रीट्रेकियल फेशिया, जो ये क्लैविकुलर हेड्स ऑफ sternocleidomastoid होते हैं, उनको इंक्लोज करता है, राइट? तो अगर ट्रेकिया एक साइड डेविएट हो गया, जैसे इस साइड में डेविएट हो गया, तो ये यहाँ का जो प्रीट्रेकियल फेशिया है दैट विल बी रिलैक्स्ड, ठीक है? और इस साइड का स्ट्रेच हो जाएगा, इस साइड का रिलैक्स हो जाएगा. तो जब ये प्रीट्रेकियल फेशिया जो एक साइड का रिलैक्स हो गया, जहाँ पे ट्रेकिया शिफ्ट हुई, तो उस वजह से तुम्हारा जो क्लैविकुलर हेड ऑफ sternocleidomastoid होता है, दैट ऑल्सो गेट्स प्रोमिनेंट. So this is the trail sign, that is your undue prominence of the clavicular head of the sternocleidomastoid on the side to the which is trachea. Trachea is deviated, and basically that is because उस side का pretracheal fascia relax हो गया, ठीक है? तो इस ऐसे इंस्पेक्शन में we can suspect, अगर हमें trail sign मिल रहा है कि trachea has shifted to that side. Now come ऐसी you have to inspect for the apical impulse. वो respiratory sorry, जब CVS का examination होगा उसमें बताया होगा. Now moving on to the palpation, right? अभी आपने inspection में you thought of something कि अच्छा ये कुछ ठीक लग रहा है या ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो palpation में we'll just confirm by touching the patient, ठीक है? So in this, first of all we look for the position of the trachea and the apex beat. Then we check the expansion of chest. Then we come on to the vocal fremitus and tenderness. There are 4 points.
So making so to palpate the trachea, first of all there are several methods. So this one method जिसमें आप देखोगे this diagram में this person उसका right hand, right, dominant hand, what it is doing is the person is placing his index finger and the ring finger on the sternal head of the clavicle. This clavicle का ये sternal head है, right? तो ring index finger और ring finger को sternal head of clavicle में place कर दिया. And then जो ये middle finger है, first of all यहाँ पे suprasternal notch होगा, right? यहाँ नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, basically to feel the your tracheal rings. ठीक है, एंड द पोजीशन ऑफ द ट्रेकिया जो होगा इट इज डिटरमाइंड बाय ऑब्जर्विंग द स्पेस बिटवीन द फिंगर टिप्स. जैसे इस अगर आप इस डायग्राम में देखोगे व्हाट इज हैपनिंग इस फिगर में, इन्होंने इंडेक्स फिंगर एक एक्सटर्नल हेड पे रख दिया, रिंग फिंगर दूसरे एक्सटर्नल हेड पे रख दिया. अब ये जो ये है मिडिल फिंगर, उसको सुप्रास्टर्नल नॉच जो यहाँ पे था उससे वो ऊपर लेके गए, एंड नाउ दे आर जस्ट ऑब्जर्विंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू. दोनों साइड बराबर लग रही है, राइट? इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस बराबर लग रहा है. सो वी कैन से दैट द पोजीशन ऑफ द ट्रेकिया इट इज सेंट्रल, राइट? इट इज सेंट्रली प्लेस्ड. ठीक है. दूसरा वे ऑफ पैल्पेटिंग द ट्रेकिया इज दिस. या तो वो 3 फिंगर मेथड कर लो, या फिर यू टेक योर इंडेक्स फिंगर, just your index finger, and we can palpate it by moving it from side to side. जैसे कि इस साइड पहले यहाँ पे suprasternal notch पे रखा index finger को, right, and you feel for the trachea, and then you move it left or and then right. Basically we are trying to feel the resistance between your this sternocleidomastoid और ट्रेकिया के बीच में हम रेजिस्टेंस फील करने की कोशिश करते हैं, एंड जिस साइड पे रेजिस्टेंस ज्यादा लग रहा है just try on yourself abhi, right? Place your index finger over your suprasternal notch. ठीक है, just do it abhi. Just place it over there and try to feel your trachea, right? And now उसको अपनी उंगली को like index finger को move it towards the left side, ठीक है, and move it towards the right side, जैसे कि इसमें दिख रहा है. ठीक है. He has just placed the index finger. He's trying to palpate the ring. ठीक है, and it's not a very good video, but still. And he has moved his finger to the right, to the left, and then to the right. ठीक है. Just try to do that. You will encounter resistance, right? अगर दोनों तरफ resistance बराबर है, ठीक है, so that means your trachea is central. अगर किसी तरफ ज़्यादा resistance मिल रहा है, so that means trachea has deviated to that side. I hope these points are clear. ठीक है. Now, so position of the trachea can be palpated by 2 ways. First is these 3 finger method, जिसमें आप index finger और ring finger को sternal head पे रखते हैं of the clavicle, and middle finger को suprasternal notch से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, and we feel for the tracheal ring, and we basically determine the position of the trachea by observing the space between the fingertips. And in second position, second way method, we can use the index finger, उसको suprasternal notch के ऊपर रखा, and then we take it towards the left and towards the right, and we'll try to feel the resistance between the trachea and your sternocleidomastoid. Okay. Now coming on to the position of the apex beat. First of all, before पहले तो ये you must have covered it in CVS. What we do is, first of all, we place the palm, right? And palm has to be placed in such a manner that your index finger is in the 5th intercostal space. तो पहले ये पता होना चाहिए कि 5th intercostal space कैसे पता चलेगा. So if you look into it, यहाँ पे you have your suprasternal notch, right? Is just feel for it. ठीक है, अपना suprasternal notch को अपने index finger से feel करो and move your finger downwards. ठीक है, move your finger downwards. कहीं पे थोड़ा सा elevation feel होगा, right? That is your, this point is your angle of Lewis, your sternal angle. That is your junction of your manubrium sterni and the body of the sternum. This has a anatomical importance, this point, क्योंकि यहाँ से आपकी second rib attach होती है, right? So sternal angle से you'll feel for the rib attached to it. ठीक है, और उस rib, that will be your second rib.
एंड उस रिब के नीचे वी हैव योर सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू बेसिकली फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस या कोई भी इंटरकॉस्टल स्पेस जानने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज फर्स्ट यू फील फॉर द सुप्रास्टर्नल नॉच, मूव योर फिंगर डाउनवर्ड्स, ठीक है। एंड जो स्लाइट एलिवेशन मिलेगी दैट इज द पॉइंट ऑफ योर sternal एंगल, वहां से the rib attached to it on the left side is your second rib, right? The rib attached to it is basically your second rib, and उससे जब हम नीचे the space is your second intercostal space. ऐसी करते करते we'll move on to second to third, then fourth and then fifth. And जब हमने fifth intercostal space we make out कि this is the fifth intercostal space, then we'll place the palm to feel the apical impulse. And after that we place the ulnar border of the palm, जैसे कि इसमें on the pulsation area horizontally. पहले palm रखा था and you felt कि अच्छा यहाँ पे कहीं feel हो रहा है, then इस palm की जगह to localize it a little more you place the ulnar border of the palm.
Hello. 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 Am I audible now? Hello. Am I audible now? Okay. So let's restart. Should we start with this apex beat again? Actually, there was some network issue with my side only. I'm sorry for that. So I'm not sure from where we the connection got interrupted. So let's start with the position of apex beat. Right. So first of all, now look at this diagram here, this initial one. If you can make out here, you have the suprasternal notch, right? And below this, you have your manubrium sterni. अब यहाँ पे this because this person is so thin, so we can easily make out over here. Usually ऐसा case नहीं होता, right? So just try to do this कि अपना index finger लो और feel the suprasternal notch, right? And then move your finger downwards. जो एक elevation आएगा, uh, excuse me, so yeah. Now the area जहाँ पे आप ये feel करोगे, this is your sternal angle. यहाँ पे the body of your sternum and this manubrium sterni fuse, right? But this point has a anatomical significance. यहाँ पे आपका second rib attached होती है. So the intercostal space below this is known as your second intercostal space. तो ऐसे feel करते हुए second के बाद third के बाद fourth, and then fourth से fifth. So बेसिकली जब हम एपेक्स बीट का वो करते हैं इंस्पेक्शन, देन वी फर्स्ट मेक श्योर कि कौन सी फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस है, एंड फिफ्थ जब पता चल जाता है देन वी प्लेस अ पाम ऑन इट, जैसे कि इस डायग्राम में है, राइट? एंड दिस पाम इज प्लेस्ड इन सच अ वे कि आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है, ठीक है? एंड आफ्टर दैट you place the first place the palm to feel the apical impulse, and then we place the ulnar border of the palm जैसे कि यहाँ पे रखा है on the pulsation area horizontally, and then we finally localize with the tip of the index finger. This is how we palpate the position of your apex beat, okay? And normally it is located in the left fifth intercostal space, 1 centimeter medial to the mid clavicular line say 1 centimeter medial,
या फिर 9 सेंटीमीटर lateral to the sternum. ठीक है, so this is the normal position of the apex beak. So now coming on to the next point of palpation. See, palpation में we had first of all position of the trachea. We had learned to palpate the position of the trachea. Then we learned to palpate the position of your apex beak. And now we come on to the expansion of the chest. That is the chest expansion. So normally जब हम breathe करते हैं, right? So ऐसे your rib cage is moving, right? It is moving upwards and outwards, right? तो अगर इस पे आप palm प्लेस करोगे अपना, अगर अपने hands ऐसे प्लेस करोगे जैसे इस डायग्राम में प्लेस्ड है, हेलो, जैसे कि इस डायग्राम में प्लेस्ड है, सो व्हाट विल हैपन, ये भी मूव करेंगे, राइट? अगर आप अपने हैंड्स ऐसे प्लेस करोगे, सो जैसे रिब केज मूव कर रहा है वैसे ही आपके हैंड्स भी मूव करेंगे. सो दिस विल हाउ इट विल अपीयर. सी, पेशेंट को बोलोगे ऐसे हाथ प्लेस करना है. यू प्लेस द फिंगर टिप्स ऑफ बोथ हैंड्स फर्मली ऑन द आइदर साइड ऑफ द लोअर रिब केज. ठीक है, जैसे कि ऐसे रखा हुआ है, यू जस्ट टू बेसिकली सॉलिड फर्मली पकड़ना है, राइट? एंड देन it should be in such a way that the tips of the thumbs may meet in the midline, but they are not touching the chest wall. And after that, जब आपने ये hand place कर लिए, you ask the subject to take a deep breath and you note the movement of your thumbs away from the midline. See, जैसे इस केस में अभी आपने hands को firmly place किया, right? And then you ask the subject to breathe, take a deep breath in. गहरी सांस लेने को बोलोगे. And ऑब्वियसली चेस्ट वॉल एक्सपैंड होगी, राइट? रिब केज एक्सपैंड होगा, तो ये हाथ ऐसे मूव होंगे. तो इफ यू नोटिस ये जो थम्स है, दे आल्सो मूव, जैसे कि यहाँ पे था, एंड दे मूव दिस वे, राइट? तो थम्स भी मूव कर रहे हैं. सो जो ये मूवमेंट ऑफ द थम्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ये नोट करना होता है. अगर एक साइड पे कोई लंग की पैथोलॉजी है एंड इस साइड पे चेस्ट एक्सपेंशन प्रॉपर नहीं है, तो व्हाट विल हैपन इज कि एक साइड तो मूव कर जाएगा, दूसरा साइड का जो थंब है वो मिड लाइन में ही रहेगा या थोड़ा सा मूव करेगा. नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज कि बोथ ऑन बोथ द साइड्स द थंब मूव अवे फ्रॉम द मिड लाइन. बट अगर किसी भी साइड पे थंब मिड लाइन पे रहा, तो दैट इज योर basically that side has some pathology. So इससे basically हमें asymmetrical expansion of chest का पता चलता है. Now ऐसी posteriorly we can do, right? इसमें what we are doing is posterior chest expansion में we are placing your these hands on in the infraclavicular region. hands को infraclavicular region में place करते हैं and then subject को लंबी गहरी सांस लेने को बोलते हैं. And what will happen is कि ऐसे थंब के मूवमेंट्स को नोट किया करेंगे. Now coming on to the next part, this is known as your expansion of chest. See, expansion of chest का first of all, एक तो हमने देखा ये hand लगा के कि bilaterally symmetrical है कि नहीं expansion, right? अगर किसी साइड पे कोई लीजन है और asymmetrical expansion है, तो वो हमें पहले वाले मेथड से पता चलेगा. इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम बेसिकली एक्सपेंशन जो है चेस्ट एक्सपेंशन को हम इंच टेप से मेजर कर रहे हैं. इसमें व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम पहले नॉर्मल सर्कमफ्रेंस लेंगे चेस्ट का एट द लेवल ऑफ निपल्स इन मेल्स एंड बिलो द ब्रेस्ट इन फीमेल्स. ठीक है, हम नॉर्मल ऐसे लेंगे, राइट? कि मेजर करेंगे कितना सेंटीमीटर है, एंड देन वी आस्क द पर्सन टू इंस्पायर डीपली. ठीक है, डीप लंबी सांस लेने को कहेंगे एंड तब हम मेजर करेंगे. एंड नाउ विल सी कि कितना डिफरेंस है, राइट? नॉर्मली जो डिफरेंस होता है दैट इज अराउंड 4 to 8 सेंटीमीटर का, एंड लेस देन 2 सेंटीमीटर अगर एक्सपांशन है दैट इज योर एबनॉर्मल एक्सपांशन, राइट? कि मतलब कोई पैथोलॉजी है. सो टू नो अबाउट चेस्ट एक्सपांशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन मेजर इट, राइट, with the help of an inch tape, and this inch tape is basically placed at the level of nipples in males while it is placed below the breasts in females. And now we will measure the normal circumference of the chest, and we'll also measure the measure during the deep inspiration. ठीक है, तब कितना circumference आ रहा है, and normally it is around 4 to 8 centimeters.
दिस इज वन वे। इससे बस ये पता चलेगा कि हाँ चेस्ट कम मूव कर रहा है या ज्यादा मूव कर रहा है। इससे ये नहीं पता चलेगा एक्सपैंड प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं, ये पता चल रहा है। इससे ये नहीं पता चल रहा है कि कोई एसिमेट्री है चेस्ट एक्सपेंशन की। वाइल जो पहले वाला मेथड था दिस वन, इसमें वी कैन नो कि लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है या राइट साइड में प्रॉब्लम है। इससे हमें ये पता चल रहा है बेसिकली वी कैन सी द बायलेटरल इक्वालिटी और एसिमेट्री ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट वी कम ऑन टू द वोकल प्रेमिटिस। ठीक है, पैल्पेशन का थर्ड पॉइंट फॉर द वोकल प्रेमिटिस, इसमें बेसिकली क्या करते हैं हम, we detect basically it refers to the detection of vibrations transmitted to the hands during the act of phonation. Basically what we do is subject को बोलते हैं कुछ बोलने को, like 99 या 1 2 3 या 1 2 3 ऐसे कहने को बोलते हैं कि 99 बोलो या 1 2 3 बोलो। एंड ऑब्वियसली अगर कोई पर्सन बोलेगा, जस्ट ट्राई इट योरसेल्फ, राइट, यू प्लेस योर अल्नर बॉर्डर, बेसिकली जैसे इन्होंने रखा है, these vibrations, these are felt with the ulnar border of the hand placed on the intercostal space. Just do this, जैसे इन्होंने hand रखा हुआ है वैसे ही अपना hand किसी अपने एक इंटरकॉस्टल स्पेस पे रखो, या फिर अगर आपके साथ में कोई है तो उनके रखो और उनको बोलो 1 1 2 3 बोलने को, ऐसे 1 2 3। तो हाथ में कोई वाइब्रेशन फील हो रही है आपके? ऐसे ही आप दूसरे साइड में भी कंपेयर करोगे, राइट। जैसे कि अगर ये वीडियो देखो, बेसिकली इसमें हम इंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट को ये देते हैं, द इंस्ट्रक्शन वी गिव इज, जैसे ही मेरा हाथ आप टच होगा आपको 99 बोलना है। ठीक है, तो सी उन्होंने अपना अल्नर बॉर्डर रख दिया ऑफ द आर्म का, सो व्हाट दे डिड वाज, ऐसे पहले हैंड प्लेस किया, राइट, एंड सब्जेक्ट को बोला 1 2 3 बोलेंगे। ठीक है, हैंड प्लेस किया, सब्जेक्ट ने बोला 1 2 3, वाइब्रेशन फील की, अब फिर करस्पॉन्डिंग साइड पे उसी फील के करस्पॉन्डिंग साइड पे दूसरी तरफ हैंड रखा, फिर पेशेंट को दोबारा बोलेंगे 1 2 3 बोलने को, फिर नीचे साइड पे ले गए हाथ, जैसे कि ये 1 2 3 बोलने को कहेंगे पेशेंट को, फिर दूसरी साइड, ऐसी एक साइकिल बनेगी। पेशेंट वन, आप अपना हैंड प्लेस करोगे अल्नर बॉर्डर ऑफ द आर्म, ये पाम प्लेस करोगे, सब्जेक्ट 1 2 3 बोलेगा, आपको परसेप्शन वाइब्रेशन फील होगी, फिर आप हैंड मूव करके दूसरी साइड ले जाओगे, फिर दोबारा सब्जेक्ट 1 2 3 बोलेगा, फिर वाइब्रेशन फील होगी, फिर आप दूसरी तरफ लेके जाओगे, नीचे की तरफ लेके जाओ, मतलब नेक्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस में लेके जाओगे, फिर दोबारा वाइब्रेशन फील होगी जब सब्जेक्ट 1 2 3 बोलेगा, फिर आप करस्पॉन्डिंग साइड में लेके जाओगे, ऐसे ही जिगजैग मैनर में जाएगा जैसे कि इसमें जा रहा है। और ऐसा ही आपको हर एरिया में करना है। जो इनिशियली वी कवर्ड ऑल द एरियाज ऑफ द चेस्ट, राइट, वी कवर्ड द इंफ्रा क्लाविकुलर, supra clavicular, वैसे इंफ्रा क्लाविकुलर, मेमोरी, इंफ्रा मेमोरी, एंड वी कवर्ड द एक्सिलरी एरियाज। ऐसे आपको हर एरिया पे करना होगा। नाउ so this is vocal fremitus, that is your detection of vibration transmitted to the hands during the act of phonation. And this is felt with the ulnar border of the hand which is placed on the intercostal spaces. So ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी प्लेस कर दे रहे हो रिब के ऊपर या कहीं, intercostal spaces में basically प्लेस करना है। And we ask the subject to say 99, या तो 99 बोलेंगे बार बार, या फिर 1 2 3 या 1 2 3 बोलेंगे, and we compare with the corresponding area on the opposite side of the chest subsequently। या तो simultaneously भी कर सकते हैं, but better easily it is कि एक
पहले सब्सिक्वेंटली कर लो, पहले एक साइड फिर दूसरी साइड, ठीक है। एंड ऐसे ही यू हैव टू एग्जामिन ऑल द एरियाज ऑफ द चेस्ट, एंटीरियर वॉल में भी, लेटरली भी एंड पोस्टीरियरली भी. So now this vocal fermitus, basically vocal fermitus are the vibrations, right? Subject कुछ बोल रहा है and you are feeling the vibrations of it on the chest wall. So it can be increased. Vocal fermitus की जो intensity है, it can be increased in your consolidation while it can be decreased in your pulmonary, pleural effusion or pneumothorax. So अभी in consolidation, pleural effusion, pneumothorax क्या होते हैं? See, pleural effusion is तुम्हारा, it is कि तुम्हारा pleura तुम्हें पता है, right? We have parietal and visceral pleura. Usually we have very small amount of fluid inside it, right? Hardly 10 ml. But अगर यहाँ पे fluid accumulate हो जाए, ठीक है, in your pleural cavity there is accumulation of fluid, so that is your pleural effusion. While pneumothorax, pneumo is air, तो अगर इस pleural cavity में एयर accumulate हो जाए फ्लूइड की जगह, so that is known as your pneumothorax, ठीक है. सो अब अगर ऐसा है, ठीक है, द पर्सन इज सेइंग समथिंग, राइट, वो 99 बोल रहा है, तुम्हारे लैरिंग्स वाइब्रेट कर रहे हैं, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर रही है, वहां से वाइब्रेशन जा रही है ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंक्यूल्स में, बेसिकली वहां से तुम्हारी चेस्ट में जा रही है, चेस्ट से लंग्स में जा रही है, लंग्स से तुम्हारे चेस्ट वॉल पे जा रही है, और तुम्हारा हैंड परसीव कर रहा है, ऐसे चल रहा है वाइब्रेशंस का पाथवे, राइट. बट अगर दिस लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच में फ्लूइड अक्यूमुलेट हो गया, या फिर तुम्हारा एयर अक्यूमुलेट हो गई, तो ये वाइब्रेशंस क्या होंगे, ये डैम्पन हो जाएंगे, राइट, इनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी. सो दैट्स व्हाई वी से कि वोकल प्रिमिटिव्स इट इज डिक्रीज इन योर प्लूरल एफ्यूजन एंड pneumothorax. While consolidation में what happens is, consolidation अगर is what is solidification of lung. अभी कोविड के चक्कर निमोनिया बहुत टर्म सुना होगा, राइट. सो व्हाट इज दिस निमोनिया, जो निमोनिया निमोनिया करते रहते थे, दैट इज योर जो लंग का जो पैरेन्काइमा है, उसका इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन इज योर निमोनिया. सो अ टाइप ऑफ निमोनिया, उसमें क्या होता है, निमोनिया में बेसिकली कोई बैक्टीरियल पैथोजन है, राइट, वो आ गया, उसके रिस्पॉन्स में लंग टिश्यू में, राइट, उसके रिस्पॉन्स में ऑल दीज थिंग्स गेट एक्टिवेटेड, पूरा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स चालू हो जाता है, राइट. तो कंसोलिडेशन में व्हाट इज हैपनिंग इज कि एल्विला में यूजुअली क्या होती है, एयर प्रेजेंट होती है, बट कंसोलिडेशन में what happens is उस एयर की जगह we have your RBCs and your inflammatory वो, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. जहाँ पे एयर प्रेजेंट होनी चाहिए जिन एल्वेलाइज में, कुछ एरियाज में या कुछ लोब्स में लंग के, instead of air we have your RBCs and neutrophils are present over there. So that's why that is known as your consolidation, ठीक है. उसमें बेसिकली कंसोलिडेशन में काइंड ऑफ लंग जो तुम्हारा स्पॉन्जी मटेरियल था, उसका एक एरिया जो है जो कंसोलिडेटेड है, वो थोड़ा सॉलिड जैसा हो गया, ठीक है. एंड यू नो कि साउंड्स एंड these are better transmitted in solid media, right. सबसे इजीली जो स्पीड जो होता है, इजीली ट्रांसमिट होता है सॉलिड में, देन यू हैव लिक्विड एंड देन एयर, राइट. सो अगर सॉलिड लंग हो जाएगा, तो उसमें जो ये साउंड के ट्रैवल की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी, राइट. ये वाइब्रेशंस का भी बढ़ जाएगा इंटेंसिटी. सो दैट्स व्हाई वी से कि देयर इज इंक्रीज इन वोकल प्रिमिटिव्स इन कंसोलिडेशन. सी, आपके लेवल में इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि क्यों कंसोलिडेशन में बढ़ रहा है, क्यों प्लूरल एफ्यूजन में बढ़ रहा है, बट दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट. इसमें क्या हो रहा है, लंग ही सॉलिड हो जा रहा है, तो इजीली ट्रांसमिट हो जा रहा है, ठीक है, कंसोलिडेशन में. वाइल प्लूरल एफ्यूजन और न्यूमोथोरैक्स में क्या हो रहा है, देयर इज अ बैरियर इन बिटवीन, तो उसकी वजह से आपकी ये वोकल फ्रेमेटिस की इंटेंसिटी कम हो जाएगी. बेसिकली आपको आपके लेवल में ये पता होना चाहिए कि वोकल फ्रेमेटिस हाउ डू वी चेक फॉर इट, कैसे करते हैं. तो यू शुड नो दिस वीडियो, जस्ट रीप्लेइंग इट अगेन. You ask the subject, you place your ulnar border of the hand over the intercostal space, and we ask the subject to say 99. And जैसी vibration perceive होगी, तब हम से subsequent side में move करेंगे intercostal space में.
So this is how we do it. Now moving on to the third part. Abhi tak we have covered inspection, we have covered palpation. Now we are moving on to percussion. Percussion mein basically we are percussing, right? So what we do is basically it is a procedure employed for setting up artificial vibration in a tissue by the means of a sharp tap. ठीक है, पहले तो हैंड प्लेसमेंट ऐसा है, देयर इज अ प्लेक्सीमीटर एंड देयर इज अ प्लेक्सर. ये होता क्या है, दीज आर द टर्म्स यू शुड नो. सो प्लेक्सीमीटर इज द मिडल फिंगर ऑफ द एग्जामिनर्स लेफ्ट हैंड या फिर डोमिनेंट हैंड, ठीक है, सॉरी नॉन डोमिनेंट हैंड. So pleximeter is the middle finger of the examiner's left hand or non-dominant hand, which should be placed which should be tightly opposed over the intercostal space. जैसे कि इसमें दिख रहा है, this is your pleximeter. ठीक है, middle finger जो कि place की हुई है left hand की, ठीक है. And जो other fingers हैं, they shouldn't touch the chest wall. And now flexor is the middle finger of the examiner's right hand, that is the dominant hand. अगर आप left handed person हो तो आपके लिए उल्टा opposite हो जाएगा, but most of us are right handed, so remember flexor is the middle finger of the examiner's right hand, which is used to hit the middle phalanx of the pleximeter. ठीक है, आई नो दिस इज कंफ्यूजिंग थोड़ा सा, जस्ट ये एक भी सुन लो एंड देन आई शो कि कैसा वीडियो है इसका कि हाउ डू यू फोकस. So pleximeter is the middle finger of the examiner's left hand या फिर non-dominant hand, which is tightly opposed over the intercostal space, while the other fingers are not touching the chest wall. जैसे कि इसमें देख रहे हो सारी बाकी fingers अलग है, while this one is the one जो कि intercostal space के वो है से oppose है, and it is in hyper extended होता है ये. And जो flexor होता है, that is the middle finger of the examiner's right hand, and this is used to hit the middle phalanx में होते हैं. And the movement, it should be sudden and originating from the wrist joint. So अगर मैं वीडियो दिखाऊं, so see one thing, अगर आप इस वीडियो में देखोगे, so what you can see कि उसने दोनों हाथों को पैरेलल रखा हुआ है, right? What he has done is he has placed the his non-dominant hand parallel इस तरीके से. Try and keep your hand like this, ठीक है, over the table या जहाँ पे भी तुम बैठे हो, ठीक है, and see ऐसे वो. So just watch this video again and then we'll discuss on it. Just try to make out वो कर क्या रहा है, कि उसकी hand placement कैसी है, वो tap कैसे कर रहा है, and then we'll discuss about it. First of all, just note कि उसने hand कैसे place किया है, एक के ऊपर एक है, right? And if you would have noticed, वो एक specific area पे मार रहे हैं, right? अपने जो right hand से, that is your plexor, pleximeter पे एक specific area पे मारा जा रहा है, that is the middle phalanx. You don't go नीचे. Middle phalanx is the place we have to tap. And if you would have noticed, जो movement थी उसकी, it was happening in the wrist joint, ठीक है, wrist move कर रहा था, it wasn't कि उसका elbow move कर रहा है. just try to make it notice over here कि the movement जो उसके hand का जो tapping के time जो movement हो रहा है, that is occurring at the वो वाला level, wrist joint पे हो रहा है, elbow पे नहीं हो रहा है, elbow नहीं हिला रहा है वो. see
See, and so I hope you can note that कि the movement is happening in the wrist joint and वो कोशिश कर रहा है, वो perpendicularly मारने की कोशिश कर रहा है, right? And one more thing to note was that कि elbow joint पे तो नहीं हो रहा है movement, कि एक टाइम पे वो सिर्फ 2 टैप्स दे रहा है. इट इजंट, अगर आप यूट्यूब में वीडियोस देखोगे, सो देयर में विल बी मेनी वीडियोस ऑन द परकशन ऑफ चेस, यू विल गेट मेनी ऑफ देम. बट द थिंग इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स द मेथड इज इनकरेक्ट. ठीक है, इवन इफ इट इज स्टैनफोर्ड का वीडियो या कहीं का भी वीडियो, द मेथड कैन बी इनकरेक्ट बिकॉज हर जगह थोड़ा अलग चलता है, राइट? इंडिया में व्हाट वी डू इज व्हेन वी परकस, we make sure that सिर्फ जो fleximeter finger है, that is the middle finger, that is the one which is tightly opposed to the chest wall, while other fingers are not touching the chest wall. While in some of the videos you will see कि तीनों finger आराम से रखी हुई है chest wall पे. But in India that is not followed. What we do is we just place one finger over the intercostal space. And the other thing is, कई videos में you will see कि what they do is they tap multiple times. जो plexor से जो middle phalanx में जब वो tap करते हैं, 3-4 बारी टैप कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता. इफ अगर इस वीडियो में जैसे आपने देखा, what was happening, he was just tapping once or twice, right? He was tapping 2 times, that is sufficient. अभी आपके सामने आपके लैपटॉप्स होंगे या फिर टेबल होंगे, राइट? और वॉल होगी, जस्ट ट्राई टू फोकस. अभी जो ये मूवमेंट दिख रहा है, जस्ट ट्राई इट अभी. ठीक है, आई वेट, जस्ट ट्राई एंड सी कि किस टाइप का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, राइट? Try to do it on a table, over your books, over your laptop, over the walls. Just try that abhi. This is the movement. ठीक है, 2 टाइम टैप मिडिल फैलेंक्स के ऊपर, एंड जो हाथ है वो एक के ऊपर रखे गए हैं, एक के ऊपर एक, एंड बेसिकली रिस्ट जॉइंट के ऊपर मूवमेंट चल रही है. अगर आपने, if you followed the instructions and you tried to focus the different places, right, over the books, over the laptop, over the wall, you must, over the table, you must have noted कि हर चीज में थोड़ा सा साउंड जो है, नोट जो है अलग आ रहा है, right? You must have noted that. Similarly, do one thing, बाद में if you have a younger brother or anyone, try to focus them. मतलब जैसे पहले तो ट्राई ऑन द वॉल, ट्राई ऑन योर थाइज ऑल्सो. ठीक है, कि कैसे कोई नोट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर हम थाई के ऊपर फोकस करेंगे, राइट? एंड अभी बिकॉज इट्स नॉट अभी यार कोविड सिनेरियो, आई डोंट नो व्हेन यू विल बी लाइक कमिंग टू द कॉलेज. सो in home what you can do is all the things you learn, just try to practice on your family members. That's the only thing you can do to learn, right? So try to percuss, because this is the basic thing जो आपसे expect करते हैं कि percussion कैसे करते हैं. If you not know about the कि कब stony dull होता है, कब कैसा नोट आता है, it's all right, but method सही होना चाहिए, right? तो please watch this video again and try to remember it, because YouTube में there are many videos, n numbers of videos saying कि अरे इस तरीके से you do the percussion, that type you do the percussion, but there are some errors and you are in a learning phase, so you must not pick up those errors. ठीक है, just watch it again. So तो कौन कौन से एरियाज पे वी हैव टू फोकस? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एंटीरियर चेस्ट वॉल पे पूरा फोकस करना है. फर्स्ट वी हैव टू फोकस जहाँ पे लाइंस बनी हुई, राइट? सुप्रा क्लाविकुलर एरिया and then intraclavicular area. Some people also focus on the clavicles. ठीक है,
When we percuss on the clavicles, if you look in this figure, then you can see इसमें हमने pleximeter नहीं रखा होता है. Only when you percuss over the clavicles, first of all medial side of the clavicle पे percuss करते हैं, ठीक है, and हमेशा डायरेक्टली टैप करते हैं क्लाविकल को, कभी भी प्लेक्सीमीटर नहीं लगाते, ठीक है. उसके सिवा हमेशा वो नॉर्मल अपना परकशन चलता रहेगा. सारे इंटरकॉस्टल स्पेस इन द फ्रंट anterior wall till the sixth intercostal space we percuss, laterally from the fourth to the seventh intercostal space, while posteriorly also you'll percuss, ठीक है. And if you note something, जो लाइंस बनी हुई है anterior chest wall में, these lines are placed horizontally because तुम्हारा प्लेक्सीमीटर का ओरिएंटेशन ऐसा horizontal होता है, and ribs का भी ऐसे होता है. While back में they are slanting. That is because if you look into this diagram, ये जो आपके ribs है उनका alignment ऐसे है, right? Intercostal spaces का alignment ऐसे है. That's why जब भी हम back पे percuss करते हैं, we place our fingers in these slanting manners. ठीक है. This is just a small point to note, ठीक है. But the main point is you should know how to percuss. You should know that one finger has to be placed over the other finger parallelly. First of all, you should know which is supposed to be the pleximeter. Pleximeter is supposed to be the middle finger of your non-dominant hand, and that finger is the one which has to be tightly opposed over the intercostal spaces. All the other fingers of your non-dominant hand shouldn't touch the chest wall. And the reason why they shouldn't touch the chest wall is because it is said that if they are also touching the chest wall, then they'll dampen these vibrations. तो वो ढंग से नोट नहीं आएगा, ठीक है. These they will dampen the vibrations and वो ढंग से नोट नहीं आएगा. That's why we don't touch them to the chest wall. While जो ये flexor है, that should be the middle finger of your dominant hand, that is your right hand. And इसका जो movement होगा, flexor का जो tap करने का movement होगा, tapping movement, that should originate on the wrist joint, not the elbows, on the wrist joint. And सिर्फ एक या दो बारी tap करते हैं, ठीक है. ऐसा नहीं कि 3-4 बारी टैप किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है. सिर्फ 2 बारी टैप करते हैं, रिस्ट जॉइंट पे मूवमेंट होता है. एंड कहाँ पे टैप करते हैं, दैट इज द मिडल फैलेंक्स, यहाँ पे टैप किया जाता है, ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ द साउंड प्रोड्यूस, कौन सा परकशन नोट आता है. तो यूजुअली द साउंड वी गेट इन नॉर्मल लंग्स में, दैट इज रेजोनेंट, ठीक है. नॉर्मली जो नोट हमें आएगा, ठीक है, जस्ट when you focus on your family members, you note कि जो note we get is known as resonant, ठीक है. And if there is any consolidation या collapse, तो it will, जो वो note था, it will become dull, ठीक है. तो that is known as dull. Stony dull is the extreme form of dullness. जैसे कि हम थाई में परकस करेंगे तो कुछ नोट आवाज नहीं आएगी, बट we'll feel a resistance, that is known as stony dull. ये हमारा प्लूरल इफ्यूजन और एम्फाइमा में मिलेगा. प्लूरल एजिनेट कंसोलिडेशन वी कवर्ड. कोलैप्स इज बेसिकली कभी व्हाट हैपेंस, कोलैप्स इज नॉर्मली लाइक किसी लंग का कोई एरिया में नॉर्मली जो देयर इज श्रिंकेज, राइट. जो alveoli है, these are airless, that is totally airless, the whole part of that, right, though that small part has shrunken, that is basically collapse. And stony dull is pleural effusion. Pleural effusion was the fluid in your pleural cavity. While empyema is your pus, basically pus in your pleural cavity is known as empyema. And agar if there is इस pleural space में if there is air instead of fluid, that is pneumothorax, तो ये जो note होगा that will be hyper resonant. and normally अगर हम abdomen में percuss करते हैं, ठीक है, over the stomach या intestine, the note we know as tympanic. See, obviously we can't like अभी तो वी कांट हेयर कि कैसा नोट है क्या है. दिस इज समथिंग विच वी कैन यू विल नो विद प्रैक्टिस. उसके लिए आपके बाकी साल है. अभी यू शुड जस्ट नो कि नॉर्मली लंग्स में रेजोनेंट होता है. डल होगा तो कोई कंडीशन होगी. हार्ट के ऊपर भी डल मिलेगा, लिवर के ऊपर भी डल मिलेगा, ठीक है. वाइल अगर स्टमक के ऊपर परकस कर रहे हैं, इंटेस्टाइन के ऊपर परकस कर रहे हैं, तो नोट वी गेट इज टिम्पैनेटिक. जस्ट नोट रेजोनेंट कब मिलेगा, डल कब मिलेगा, tympanic कब मिलेगा. So that is the percussion. Now moving on to the final part of this is known as your auscultation. So in auscultation what we do is we place the stethoscope. जैसे कि
over here in the different areas जो कि cover किए थे supraclavicular, infraclavicular, mammary, inframammary, while axilla में there is axillary or infraaxillary, and posteriorly we have supraclavicular, suprascapular, interscapular or infrascapular. So we use the diaphragm of the stethoscope and we place it over there. Just look at this. एंड पेशेंट सब्जेक्ट को बोलेंगे मुंह खोल के सांस, मुंह से सांस लेने को बोलते हैं बेसिकली. सो दिस इज हाउ वी डू इट. अगर अभी आपके पास स्टेथोस्कोप होगा, ट्राई टू लिसन टू इट, राइट. इफ यू हैव समवन नियर यू, योर younger brother or sister, place your stethoscope like this over the chest wall. ठीक है, कोई भी एरिया डिफाइन कर लो. इंटरस्कैपुलर लेना है या फिर इंफ्रा क्लाविकुलर लेना, कोई भी एरिया डेजिग्नेट कर लो एंड ट्राई टू हेयर कि वो कैसी साउंड आ रही है, राइट. जस्ट ट्राई इट अभी. Place the diaphragm of your stethoscope over the chest wall. कोई फैमिली मेंबर आसपास है तो उनके प्रेस करके रखो और उन्हें बोलो मुंह खोल के सांस ले, मुंह से सांस लेने को बोलो. मुंह से सांस लो और छोड़ो एंड ट्राई टू लिसन कि कैसी, what is the type of sound you're hearing, right. So agar if the person is normal, the type of sound we hear is known as your vesicular breath sound. See, basically in auscultation we try to make out कि कौन से type की breath sounds है. Is it vesicular or is it bronchial? So normal lungs में the type of breath sounds we hear are your vesicular breath sounds. These are your low pitch rustling sounds. Basically क्या हो रहा है, you inspire करते हैं, right. जब हम इंस्पायर करते हैं तो एयर इज मूविंग फ्रॉम द ब्रोंक्यूल्स टू द alveoli, एंड देन एक्सपायर करते हैं, एक्सपिरेशन में देयर इज इलास्टिक रिकॉइल. सो वी गेट अ स्लो पिच रस्लिंग वॉइस, ऐसा सा. ठीक है, दिस इज द इंस्पिरेशन फेज while this is the expiration. See, there are two types of breath sounds. There is vesicular breath sound, and then there is your bronchial breath sounds. Now, these vesicular breath sounds, they are low pitch. They have rustling character or rustling sound. And here the duration of inspiratory phase is longer than the expiratory phase, and there is no pause between the end of inspiration and start of expiration. ठीक है, कोई गैप नहीं होता बीच में. While bronchial breath sounds, इफ अगर आप अभी अपने डायफ्राम को अपने मैन्यूब्रियम स्टर्ना या आपके साथ जो भी फैमिली मेंबर है उसके मैन्यूब्रियम स्टर्ना के ऊपर रखोगे, मतलब दैट इज योर सुप्रा स्टर्नल नॉच से जस्ट नीचे रखोगे, then the type of sound we hear here, it is slightly different, right. It will be slightly different from this sound we were hearing earlier. That sound is known as bronchial breath sounds. What happens in it is a high pitched, loud, hollow and harsh sound. इसमें जो both the inspiratory and the expiratory phases are of equal duration, and basically there is a gap in between your end of inspiration and expiration. Now let's do one thing. I'll send you an audio of your this vesicular breath sounds. Try to make out if it is the same.
I have just sent an audio, WhatsApp all of you. This is the audio of a vesicular bridge sound, जो कि आपको normally सुनाई दे रहा है. Just hear that. Hey everyone, welcome to our video on ठीक है. And I'm sending one more video. इसमें जो first breath sound है, that is your bronchial breath sound. अभी पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है. Just listen to the part of the bronchial breath sound, जो कि initially आ जाएगा. Just hear that and try to note the difference between the two. Hey everyone, welcome to our video on lung sounds. This is a collection of lung sounds that we have in the library at our website, emtprep.com. We are excited to offer these to you, and we hope you enjoy. I'm not sure if you can hear यहाँ पे, but the audio I'm playing on my mobile, I'm not sure if you can hear that, but you can just check out that video. If you would note, if you'll compare both the vesicular and the bronchial breath sounds, you will note that in vesicular breath sound, it was slightly low pitched, while the bronchial breath sounds, they were harsh and high pitched sound, right? It was ज़्यादा louder थी. While in vesicular breath sounds, there was inspiration and then expiration. There was no gap in between. While the inspiratory phase जो है वो थोड़ा लंबा था, while expiratory phase थोड़ा छोटा था. While in bronchial breath sounds, if you would note, तो उसमें क्या था, you had an inspiratory and the expiratory phase, उन दोनों के बीच में गैप था. पहले साउंड आ रही थी, थोड़े से गैप के बाद we had more sound, one more sound. And उसका जो ड्यूरेशन, जो एक्सपिरेटरी फेज का ड्यूरेशन है, वो it was equal to the inspiratory phase. ठीक है. So that is the main difference between the two. This you should know कि दोनों में difference क्या होता है. Vesicular breath sounds are the lowest rustling sounds. इसमें जो duration of inspiration होती है, it is longer than the expiratory duration and there is no pause in between. While in your bronchial breath sounds, it is a high-pitched, hollow, harsh sound. इसमें the duration of both inspiratory and the expiratory phases, they are equal. And there is no pause. There is a pause in between the end of inspiration and the start of expiration. So these vesicular breath sounds, these are heard over the healthy lungs, while your bronchial breath sounds, they are normally heard over the trachea. So that's why I was saying कि अपना stethoscope जो है मैनेजमेंट स्टर्नाई के ऊपर रख के देखो कैसी साउंड हो रही है. एंड उसके सिवा ऑल द डिजीज कंडीशंस जहाँ पे एल्वेलाई में या लंग टिश्यू में एयर की जगह वी हैव सम सिक्रीशंस, राइट, वहां पे विल गेट दीज ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड. जैसे कि कंसोलिडेशन की बात की थी, कंसोलिडेशन में एल्वेलाई में उस एरिया में एयर की जगह वी हैड द आरबीसीज एंड द न्यूट्रोफिल्स, राइट. तो उस एंड बेसिकली और सिक्रीशंस आल्सो, तो वहां पे द quality of sound we'll get is your bronchial sounds, not vesicular sounds. Vesicular sounds are heard in normal lungs जहाँ पे alveoli में air है. सो जैसे कि हमने एंटीरियर ऑस्कल्टेट किया था, वैसे हम पोस्टीरियर फेज भी ऑस्कल्टेट कर सकते हैं. अगेन इफ यू नोट, जब हम पोस्टीरियर पार्ट ऑस्कल्टेट कर रहे हैं, पोस्टीरियर चेस्ट, वी हैव आस्क्ड द सब्जेक्ट टू क्रॉस देयर हैंड्स. ठीक है. पोस्टीरियर पार्ट जब हम ऑस्कल्टेट कर रहे हैं, पोस्टीरियर चेस्ट वॉल, वी हैव आस्क्ड द पर्सन टू बेसिकली फोल्ड देयर हैंड्स. वी डू इट बिकॉज उससे क्या होगा, जो ये स्कैपुला है, शोल्डर ब्लेड है, दे विल मूव टुवर्ड्स द साइड, तो ज्यादा इंटरस्कैपुलर एरिया मिलेगा, राइट, ऑस्कल्टेशन के लिए. Where अभी we are presently auscultating the interscapular area and infrascapular area.
So basically this is what you have to do, right? And basic auscultation से हमें क्या पता चलेगा? First of all we would know the type of breath sounds और उसका intensity कि ज़्यादा आ रहा है कम आ रहा है, right? उसके सिवा we can also hear any added sounds. Added sounds are basically कि हमें there are three types of main added sounds, ठीक है? There is ronchi. These are the musical sounds which are produced by the passage of air through the narrowed or partially blocked airways. These are all abnormal sounds. Normally जो हमें सुनाई दे रहा है that is your vesicular breath sounds, right? Abnormal is the bronchial breath sounds. उसके सिवा we can have added sounds, right? जैसे heart sounds में था कि कुछ मरमर हो सकते थे, वैसी respiration में we have added sounds. There can be ronchi or there can be crepitations or there can be pleural rap. So ronchi are the musical sounds, continuous musical sounds which are produced by the passage of air through narrowed or partially blocked areas. While crepitations or crackles, these are the short explosive sounds often heard as bubbling or clicking noises. Crepitations basically जब velcro है ना, velcro को अगर हम remove करते हैं, right, तो जो sound नहीं आती है, that is basically similar to the sounds of your crackles or crepitations जब velcro को remove करते हैं, right? And then the third type of added sound is pleural rap. Normally क्या होता है, these parietal and the visceral pleura, these are easily moving, right? They have these lubricant fluid in between them, so they are not rubbing. So in pleural rub, what is happening? These are basically your friction noises, right? What happens is the rubbing sound is produced by the friction between the two layers of inflamed pleura. Whenever there is pleuritis, basically, which is your inflammation of pleura, तो क्या होगा? Normally तो easily move कर रहा था, glide कर रहा था, and we didn't get any sound. But इसमें अगर हम deep inspire करने को बोलेंगे, तो these pleura will rub against each other. तो उसकी वजह से will get some sound. These are known as pleural rub. So finally, auscultation में one more thing we do is known as vocal resonance. जैसे vocal fremitus था, vocal fremitus में क्या बोल रहे थे हम? सब्जेक्ट को बोलते थे 1 2 3 या फिर 1 2 3 या 99 बोलो, और हम अपना हाथ से ये अल्नर एस्पेक्ट ऑफ हाथ से फील कर रहे थे, राइट? बट वोकल रेजोनेंस में व्हाट वी डू इज, अब उस पाम की जगह हम स्टेथ को लगा देते हैं, ठीक है? स्टेथोस्कोप से सुनते हैं. So vocal resonance refers to the sounds heard over the chest during the act of phonation. The subject is asked to repeat 99 or 1 2 3 in a normal, clear and uniform voice, and this sound is heard with the stethoscope, and it is compared to the corresponding areas on the opposite side. Normally ऐसा just try it on someone, ठीक है? Normally you'll feel कि द साउंड इज बीइंग प्रोड्यूस नियर द चेस्ट पीस, जहाँ पे आपका चेस्ट पीस रखा हुआ है, बेसिकली डायफ्राम या वो रखा हुआ है, ऐसा अपीयर करेगा वहां से साउंड हो रही है. बट वेन एवर देर इज इंक्रीज वोकल रेजोनेंस, जैसे वोकल फ्रेमेटिस जो था दैट वाज इंक्रीज इन द केस ऑफ कंसोलिडेशन, राइट, जहाँ पे सॉलिड हो जा रहा था लंग, वैसी कंसोलिडेशन में वोकल रेजोनेंस भी इंक्रीज होगा, राइट? अब स्टेथोस्कोप से सुन रहे, राइट? तो वोकल रेजोनेंस इंक्रीज एज इन देयर इज अ टर्म नोन एज ब्रोंकोफोनी. These whispering pectoralauci and these bronchophony both are heard in consolidation. Bronchophony में क्या होता है? There is increase in the intensity of the vocal resonance and it appears to be produced near the earpiece. ऐसे लगेगा earpiece के साथ सामने कोई बोल रहा है साथ में, ठीक है? तो that means the intensity has increased. Basically louder appear करेगा voice because solid lung ज़्यादा easily transmit कर सकता है sound को. While whispering pectoralauci में क्या होगा? इसमें द यू आस्क द सब्जेक्ट टू विस्पर, उसको कहेंगे 99 विस्पर करो, 1 2 3 विस्पर करो, एंड तब भी यू कैन इजीली एंड क्लियरली हियर द साउंड्स, द वर्ड्स व्हिच आर बीइंग स्पोकन. दैट इज नोन एज whispering pectoralauci, ठीक है? बोथ ऑफ देम दे आर हर्ड इन योर there's consolidation. और vocal resonance कहाँ डिक्रीज होगी? तो the answer is the same जो vocal fremitus के लिए था, that it will be decrease in your pleural effusion and pneumothorax. ठीक है? So this is the video for that. You just ask the person कि जैसे ही मैं स्टेथोस्कोप रखूंगा आपके चेस्ट में, आपको 99 बोलना है,
ठीक है, we started with the supraclavicular areas, we move to the infraclavicular area. And then we are moving to the axillary areas and we are comparing the both sides. Now infraaxillary areas. While in posterior chest wall, again we ask the subject to sit in this manner that they are folding their hands in the front. We're checking the suprascapular areas, checking the interscapular area, and then we're moving on to the infrascapular area. So just take the screenshot of this slide. Okay, this is whole summary. As in, see, these are the steps we have to perform. In this way, we go. Just take the screenshot. First of all, there are these rules which are similar for all the examinations. You stand on the right side, subject should be comfortable, and you have to take the consent. Writing should be adequate. Obviously, for respiratory examination, the subject should be sitting on a 45-degree angle. You should ensure that the hands are warmed before the procedure of examination. You expose the thorax, and in case if there is female patient, then you should have a female attendant if you are male. Then after that, you proceed on to the inspection, where we comment on the shape and the symmetry of the chest. We record the respiratory movements, respiratory rate, depth, type, rhythm, and we check if the movement of the chest, if they are bilaterally equal and symmetrical. We check for any apparent abnormality of the chest wall. ठीक है, कोई abnormal sounds तो नहीं है, like we also see to that. ठीक है, after that we move on to the palpation, where we palpate the position of the trachea, then we locate the position of the apex beat, and then we check for the equal expansion of chest wall, जिसमें आपको hand place करना था rib cage में, right? Anteriorly and posteriorly on the both sides we do that. And then we can also measure the expansion of the chest wall using the measuring tape, जो कि at the level of nipple males में होना था, and below breast in females. And then we move on to the vocal fremitus and we check if there is any tenderness. फिर percussion में we percuss all of the areas. There is supraclavicular, infraclavicular, सारे जो 9 areas है, we'll percuss all of them. ठीक है, and we'll see कैसा note आ रहा है, if we are getting resonant, right? Or if we are getting dull in some places, like left side में, because there is heart, right? तो fourth fifth intercostal में अगर mid clavicular line में से थोड़ा internal जाते हैं, medial जाते हैं, we can get dullness over there because वहाँ पे heart है, right? And then we finally move on to the auscultation. First of all, we auscultate all the areas for the breath sound and we compare both the sides. We try to make out what is the type of breath sounds we are hearing, whether it is vesicular or bronchial. And if we also comment on the intensity. Is it appearing कि normal intensity का है, कम ज़्यादा तो नहीं लग रही है? And finally, we perform the vocal resonance and comment on the results. So this is that. So now someone has asked ki, why is their duration different in different places? Uh, as in, I don't understand the duration of what is different. If you're talking about vesicular and the bronchial breath sounds, what exactly do you mean by the duration of what? Do you mean the duration of this one? Because this is the only one we have talked about. Okay. See, in vesicular breath sounds, see, now वेसिकुलर ब्रेथ साउंड्स का फंडा समझो. नॉर्मली जब हम ब्रीथ करते हैं, व्हाट हैपेंस, मुंह से अगर ब्रीथ कर रहे हैं, हम एयर अंदर ले रहे हैं, वो पहले ब्रोंकाई में जा रही है, ब्रोंक्यूल्स में जा रही है, फिर एल्वेलाई में जा रही है, राइट? नॉर्मली ऐसी इंस्पिरेशन चलता है. और एक्सपिरेशन में क्या होता है, रिकॉइल होता है और एयर आउट मूव कर जाती है. ठीक है, दिस. तो जब हम जो ये साउंड हम सुन रहे हैं, दिस इज इंस्पिरेशन में व्हाट इज हैपनिंग इज, ये जो नॉर्मल रेस्पिरेशन में हमें पहले एयर गई हमारी ब्रोंकियाई में, ब्रोंक्यूल्स में, फिर गई एल्वेलाई में.
तो ये इंस्पिरेटरी फेज आ गया पूरा, ठीक है। एक्सपिरेशन में इलास्टिक रिकॉल हो, एयर मूव आउट कर गई। ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स में व्हाट इज हैपनिंग इज बेसिकली ये एबनॉर्मल कंडीशंस में मिल रहा है। जैसे कि अगर हम कंसोलिडेशन का केस मान लेते हैं, कंसोलिडेशन के केस में कई एरियाज में मिलेगा, ऐसा नहीं है कंसोलिडेशन पूरे लंग में तो नहीं हो रखा हो एक टाइम पे, अगर पेशेंट ज्यादा सिक नहीं है ऑब्वियसली कुछ कुछ एरियाज में होता है, राइट। तो कुछ कुछ एरियाज में ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स मिलेगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उन एरियाज में जहाँ पे कंसोलिडेशन है वहां पे एल्विलाई में एयर नहीं पहुंच रही, एयर नहीं पहुंच रही है, राइट, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी आरबीसीज, सिक्रीशंस और योर न्यूट्रोफिल्स आते हैं, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन उन एरियाज में, जब हम इंस्पायर करने को कहेंगे पेशेंट तब एयर जाएगी, राइट। इंस्पिरेशन में एयर जाएगी, ब्रोंकाई में जाएगी, ब्रोंक्यूल्स में जाएगी, एल्विलाई में नहीं जाएगी, राइट। एल्विलाई में पहुंच नहीं सकती, वहां पे तो ऑलरेडी वो पड़ा हुआ है, राइट, आरबीसीज वगैरह। तो एल्विलर फेज एब्सेंट हो गया उसका, सो दैट्स व्हाई वी गेट द गैप। और इंस्पिरेशन जो है छोटा हो गया एज कम्पेयर टू पहले वाले में, राइट, बिकॉज इसमें सिर्फ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में एयर जा रही है, राइट, बट एल्विलाई में एयर नहीं जा रही है। तो ये इंस्पिरेशन का जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा, इंस्पिरेटरी फेज का ड्यूरेशन। दूसरा एक गैप आ जाएगा बिकॉज जो एल्विलर फेज है वो मिसिंग है इंस्पिरेशन का। फिर एक्सपिरेशन में क्या होगा, एक्सपिरेशन में भी तो मेहनत लगेगी, राइट। तो इस वजह से जो एक्सपिरेशन है पहले तो इलास्टिक रिकॉल से लग रहा था, बट इसमें कंसोलिडेशन, फाइब्रोसिस, लंग कोलैप्स में इसमें एक्सपिरेशन में भी वी नीड इट बिकम एक्टिव, इट डजंट रिमेन पैसिव जो नॉर्मली था। तो दैट्स वाई उसका भी फेज बढ़ जाता है। दिस इज द बेसिस बिहाइंड ये तुम्हारा वेसिकुलर और ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर नाउ। इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स यू कैन आस्क। See, if the person is left-handed, right? First of all, left-handed के लिए you should always, because you're left-handed, you should always mention कि I'm a left-handed person, because most of us are right-handed, so we expect you to stand, you to be right-handed also. Okay, so for left-handed people, first of all, they are standing on the left side of the patient. So they have asked ki if a person is left-handed, then the middle finger of which hand should be pleximeter? Then the middle finger of the right hand should be pleximeter, because basically pleximeter, see, left-handed मतलब तुम्हारा left hand का movement सारा वो dominant है, right? Left hand तुम्हारे लिए easy रहता है, force उसमें ज़्यादा है. So the right hand, which is your non-dominant hand, उसको आप as a pleximeter use करोगे, और जो dominant hand तुम्हारा left hand है उसको as a flexor use करोगे. See, सी फ्लेक्सर हमेशा सेम रहेगा, अगर आप राइट हैंडेड हो तो फ्लेक्सर आपके लिए राइट हैंडेड रहेगा, अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो फ्लेक्सर आपके लिए लेफ्ट हैंड रहेगा. तो someone has asked when the while percussion of clavicle we do tapping by that of pleximeter as usual. सी टैपिंग हमेशा फ्लेक्सर से करते हैं, ठीक है, याद रखना, फ्लेक्सर एज इन किसी चीज को टैप करो, ठीक है। अगर आपके सामने कोई चीज पड़ी है तो यूजुअली व्हाट यू डू, आप उसे राइट हैंड, अगर आप राइट हैंड आपका डोमिनेंट है तो उस डोमिनेंट हैंड से छूने की कोशिश करते हो, राइट। तो टैपिंग भी आप हमेशा अपने डोमिनेंट हैंड से करोगे, और जिस हैंड को हम से हम टैपिंग कर रहे हैं, सी टैपिंग में जस्ट टू लाइक रिमेम्बर छोटा सा चीज, राइट। तुम्हारा जब ये टैपिंग करते हैं तो तुम्हारा रिस्ट जॉइंट में क्या कर रहे हो, बेसिकली तुम फ्लेक्शन कर रहे हो, राइट। तो तुमने उसे फ्लेक्सर नाम दे दिया, ठीक है, फ्लेक्सर फ्लेक्सर, ठीक है, जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर दिस वे. तो टैपिंग हमेशा तुम्हारी डोमिनेंट हैंड से होगी, राइट। तो अगर तुम क्लैविकल में भी परकस करते हो, ठीक है, डायरेक्ट परकसिंग, तो उसमें तुम फ्लेक्सीमीटर नहीं रखोगे, पहली चीज। दूसरी चीज, डायरेक्ट टैपिंग जो होगी तुम्हारे फ्लेक्सर से होगी, दैट इज योर डोमिनेंट हैंड्स, ठीक है। सो आई होप दैट इज क्लियर। उसके सिवा कोई है क्वेश्चन? So if you don't have any more doubts, just remember these are the, this is the whole summary of everything, ठीक है। try to listen to those videos जहाँ पे वो साउंड आ रही है, ठीक है। I'll send you one more जिसमें तुम्हारा bronchial sounds के ऊपर ही है that video, sorry breath sounds के ऊपर ही है. And one more
one of the CRR, just mail me your email ID. I'll mail this presentation to you, right, through Google Drive. So most probably you can view, all of you can view it again and again. See, yaar, this is not ऐसा कोई, see, thoraco-abdominal movement is found, type of respiration is found in men, then it is normal or abnormal. It's not something like, see, basically क्या होता है, there are many types of, like अगर हम type की बात जा ही रहे हैं, तो it won't be only, see, we know कि normal type of breathing respiration is basically your thoraco-abdominal और abdominothoracic. उसके सिवा सिर्फ abdominal भी हो सकती है, सिर्फ thoracic भी हो सकती है, ठीक है. तो it's not, and those are the abnormal ones basically. See, जो basis है कि they say कि females में जो sternocostal joints है और ये सारे joints है, they are more flexible. That's why उनमें जो thoracic movement है ज़्यादा दिख रही है. अगर males में हम thoraco-abdominal बोल रहे हैं तो it can also be thoracic movement. सिर्फ thoracic as in सिर्फ thoracic ही dominant है. Just because of respiration, type of respiration, हम directly नहीं बोल सकते that it is abnormal. We have to consider other things also. ठीक है. Supposing if the person has ascites, that is your peritoneal cavity में fluid, ठीक है, तो उसके जो abdominal movements होंगी respiration की वो कम हो जाएंगी, उसमें thorax move करता हुआ दिखेगा, right? So that is abnormal. But just on the basis of type of respiration, we can't say कि this is abnormal और वो normal, और चीजें भी consider करनी पड़ती है. Yes, there is a significance of the displacement of trachea. Someone has asked, what is the significance of displacement? See, there are अभी यार actually there are many respiratory pathologies. अभी मैंने तुम्हें सिर्फ दो explain किया, right? मुश्किल से 3-4. There is consolidation, there is pleural effusion, there is pneumothorax, collapse बताया था, ठीक है. हर ये जो pathology है, right? This examination, take it as a puzzle. This is a jigsaw puzzle. और ये जो तुम्हारे inspection, palpation, percussion, auscultation के जो points हैं, these are the puzzle pieces which you put together, right? So this palpation of ये displacement of trachea का significance, there are some pathology जैसे कि pleural effusion हो गया, right? और ये pneumothorax हो गया जिसमें तुम्हारा what is happening is कि ठीक है, यहाँ पे इस प्लूरल इफ्यूजन और न्यूमोथोरैक्स में यहाँ एयर भरेगी, राइट? तो व्हाट इट विल डू, अभी तो कम है लेकिन ज्यादा भी भर सकती है, तो व्हाट विल इट डू, इट विल पुश द मीडियासिनम टू द ऑपोजिट साइड, राइट? तो ट्रेकिया डिस्प्लेस होगा, राइट? एक चीज ही हो गई, ठीक है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब जैसे कंसोलिडेशन में, इसमें लंग के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, राइट? वहीं पे देयर इज नो कोलैप्स. अभी यहाँ पे सिर्फ ऐसे है, कंसोलिडेशन की बात मैं कर रही हूँ. तो यहाँ पे मीडियासिनम शिफ्ट नहीं होगा, राइट? मीडियासिनम सेंट्रल रहेगा. ऐसी कोलैप्स में इट इज सेंट्रल, ऐसी प्लूरल इफ्यूजन न्यूमोथोरैक्स में इट इज डेविएटेड टू द ऑपोजिट साइड. पैथोलॉजी अगर राइट साइड में है तो ट्रेकिया शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट साइड में. वाइल अगर यहीं पे कोलैप्स हो जाता, ये ब्रोंकाई जा रही है, यहाँ पे एरिया में कोलैप्स हो जाता, श्रिंक हो जाता, तो ये काइंड ऑफ ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता, अपनी तरफ खींचता, तो ट्रेकिया वुड हैव शिफ्टेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लीजन. ऐसे करके उसके हिसाब से दैट इज द बेसिक सिग्निफिकेंस. बेसिकली ये ट्रेकिया का डिस्प्लेसमेंट हमारा सिर्फ ट्रेकिया का ही नहीं, मीडियास्टिनम का डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, ठीक है. अगर यूजुअली ट्रेकिया के साथ साथ तुम्हारे ये एपेक्स बीट भी आगे पीछे शिफ्ट हो सकती है, मतलब साइड टू साइड. सो दैट इज द सिग्निफिकेंस, बिकॉज डिफरेंट, अब बहुत टाइप की रेस्पिरेटरी पैथोलॉजीज है, राइट? एग्जामिनेशन के बेसिस पे यू कैन डिफरेंशिएट कि किसी में वोकल प्रिमेटिस का क्या हुआ, किसी में ब्रेथ साउंड्स कैसे मिली, किसी में मीडियासिनम सेंट्रल रहा या शिफ्ट हुआ, किसी में परकशन नोट क्या था, किसी में और चीजें कोई एडेड साउंड्स तो नहीं सुनाई दे रही थी. तो टेक इट एज अ जिग्सॉ पजल. ये हर सारी जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, ये टोटल एक प्रोबेबल डायग्नोसिस बनाते हैं, जो कि आपको धीरे धीरे नेक्स्ट डे जब आप और केसेस पढ़ोगे, पैथो आएगी, तुम डिजीजेस के नाम जानने लगोगे, फिर तुम्हारी क्लिनिकल पोस्टिंग होगी, तुम पेशेंट्स पे एग्जामिन करना शुरू करोगे. तो ये दीज आर द स्टेप्स. पहले तुम्हें नॉर्मल पता होना चाहिए. दैट्स व्हाई वी इंट्रोड्यूस कि हाँ कैसे एग्जामिन करते हैं, ताकि इफ यू नो द नॉर्मल यू कैन डायग्नोज द अबनॉर्मल.
right? So this is how we proceed. See, different type of are we supposed to identify different types of sounds now, like resonant, dull, stony, dull? See, अभी ना, to be very honest, on your level, they don't expect कि तुम सुन के बता दो ये dull है, ठीक है? But what you can do, if you have someone जिस पे तुम focus कर सकते हो at your home, try first of all percussion का method सही करो, ठीक है? अभी तो दीवार विवार हर जगह percuss करके देखो कि कैसा नोट हो रहा है, बाद में if you get a person जो कि willing है, आप उसको percuss कर सकते हो, try to identify, ठीक है, एक चीज कहाँ का percuss करना. I'm just telling you just to know कि नोट पहले तो intercostal spaces में, राइट साइड में, ठीक है, सुप्रा क्लाविकुलर जाना, इंफ्रा क्लाविकुलर जाना, इंटरकॉस्टल स्पेसेस में, एंड फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस तक जाना, ठीक है, फोर्थ फिफ्थ तक जाना, ठीक है, राइट साइड पे. लेफ्ट साइड में डू वन थिंग, कार्डियक डलनेस एक चीज होती है, राइट? कार्डियक हार्ट के ऊपर डल साउंड आएगी, तो व्हाट यू कैन डू इज फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे करीबन मिड क्लाविकुलर लाइन और स्टर्नम के बीच पे कहीं पे परकस करके देखना, ठीक है, नोट बदलती हुई दिखेगी, यूजुअली डल नोट आती है. सिमिलरली जो स्टमक के ऊपर लाइक एब्डोमेन में परकस करते देखना, एपिगैस्ट्रियम अगर पता है कौन सा एरिया, वहां पे परकस करके देखना, वहां पे क्या नोट आ रहा है. अगर आप प्रॉपरली कर रहे हो तो आपको थोड़ा नोट में चेंज मिलेगा, ठीक है. जैसे एपिगैस्ट्रियम में अगर करोगे तो दैट नोट विल बी योर टिम्पैनेटिक, वो ज्यादा वो होता है, ठीक है, हाई होता है. while dull will be your cardiac and your resonant will be your heart. Just try to, ये धीरे धीरे आता है, ऑनेस्टली परकशन नोट है समथिंग जो धीरे धीरे समझ में आता है, ठीक है. जस्ट ट्राई ऑन दैट एंड ट्राई ओवर परकसिंग ओवर थाई, उसमें जो रेजिस्टेंस फील होगी ना, उससे स्टोनी डल पता चलता है, ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर. इज देयर एनीथिंग एल्स? So I guess that's it for today. Thank you for your patience and all the best for your future, right? Chalo, bye. Have a nice day.